करके आए हैं अभी तक? याद तो है ना? क्या कवर किया था? चैप्टर 1, नाम? यस, AAC, एक्सेस, असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर। ये चैप्टर हमने कवर कर लिया पूरा। कितने स्टैंडर्ड्स थे? 1 to 14। अब कौन सा चैप्टर है? डेफिनेटली चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? स्टार्टिंग में मैंने नाम बताए थे इंट्रो क्लास में, याद है? COP, फुल फॉर्म केयर ऑफ पेशेंट। केयर ऑफ पेशेंट चैप्टर है हमारा सेकंड। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ, अरे एक मिनट, ये ज़्यादा थोड़ा, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ क्या है, जो COP चैप्टर है ये थोड़ा बड़ा भी सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिए। बड़ा का मतलब क्या है? इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है। पहले वाले में 14 थे, इसमें कितने हैं? 20। ये तो 20 अभी 5th एडिशन में कम हो गए हैं। 4th एडिशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 और ज़्यादा थे, 22 थे। याद है ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ रिड्यूस हुए हैं पिछली बार से अभी जो स्टैंडर्ड है इसमें। तो 5th एडिशन में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स कम हुए हैं। नहीं तो 1st एडिशन से लेके 4th एडिशन तक स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव एलिमेंट लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। इंट्रो क्लास याद है ना? तो COP जो है चैप्टर, ये NABH के 10 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा चैप्टर ये है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स 20 स्टैंडर्ड्स हैं। कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 20। याद है आपको? याद करना है आपको ये। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो भी सबसे ज़्यादा हैं, 142 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं इस चैप्टर में। तो ये सबसे बड़ा तो है ही, स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट किस लिए है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट केयर की बात होती है। नाम है चैप्टर का केयर ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट केयर की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो एनसीज भी इसमें सबसे ज़्यादा लगती है। अगर आपने ठीक से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आपको हॉस्पिटल में इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केयर को NABH बहुत ज़्यादा सीरियसली देखता है कि पेशेंट की केयर ठीक से हो रही है कि नहीं। उसमें तो कोई हम लेक्यूना नहीं कर रहे हैं, राइट। सो पहला स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, COP 1। इसमें क्या बात होती है? इसमें मेनली जो मेन फोकस है इस स्टैंडर्ड का वो है यूनिफॉर्म केयर। अब यूनिफॉर्म केयर से क्या मतलब है? यूनिफॉर्म पहन के केयर करना, मैंने यूनिफॉर्म पहन लिया और फिर पेशेंट की केयर करना, है ना। ICU स्टाफ की एक अलग यूनिफॉर्म है, OT की स्टाफ की अलग बिल्कुल नहीं, गलत। यूनिफॉर्म केयर का मतलब ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म केयर का मतलब है सिमिलर केयर। सिमिलर केयर के बारे में इस पूरे स्टैंडर्ड में बात हो रही है। सिमिलर केयर को हम कह सकते हैं जैसे चाहे पेशेंट OPD में हो, IPD में हो, इमरजेंसी में हो, पेशेंट किसी भी कैटेगरी का हो, कोई जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, और किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। या उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो अगर वेरी करता है तो उसके बेसिस पे भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होंगे केयर में, कि पुअर है तो उसको डॉक्टर देखने ही नहीं आता है, और अगर पेशेंट रिच है तो उसको 4 डॉक्टर देख रहे हैं। ये नहीं एक्सेप्टेबल, राइट। सो सिमिलर केयर की इसमें बात होती है। तो सिमिलर केयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले इसमें बात होती है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन की। किसी भी कैटेगरी का पेशेंट हो, हर पेशेंट का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पहले ही पढ़ा था, UHID, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन। मुझे रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, UHID के बारे में मैं बता चुका हूं। सो ये इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट को। दूसरा, पेशेंट का नाम, या अगर IPD पेशेंट है तो IP नंबर, सॉरी OPD पेशेंट है तो OP नंबर, इमरजेंसी पेशेंट है तो इमरजेंसी नंबर। बट ये सब नंबर इस UHID से लिंक होंगे। तो मिनिमम आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए NABH की गाइडलाइंस बोलती है कि आपको 2 आइडेंटिफायर यूज करने हैं। और वो 2 आइडेंटिफायर क्या होंगे? पेशेंट का नाम और UHID। क्लियर है? तो ये किसी भी कैटेगरी का पेशेंट हो, सबके पास UHID और पेशेंट नाम से ही उस पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। और मोर ओवर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है, OPD पेशेंट के लिए तो कोई बैंड लगाएगा नहीं, लेकिन IPD पेशेंट्स के लिए रिस्ट बैंड होना चाहिए। ID बैंड आपको यूज करना है पेशेंट को। उस ID बैंड पे आपका पेशेंट का नाम और UHID, कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन तो होना ही होना चाहिए। ये मैंडेटरी है IPD के लिए भी, इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में पेशेंट कोई वेट कर रहा है, उसको कोई बैंड नहीं है। नहीं, पेशेंट इमरजेंसी में आया हुआ है तो आप उसको भी बैंड यूज करें। अगर वो वेट कर रहा है, इमरजेंसी में आया, एडमिशन के लिए वेट कर रहा है, तो उसको भी बैंड लगा होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो इसमें ये बात होती है। दूसरा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस स्टैंडर्ड में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो यूनिफॉर्म केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म केयर प्रोवाइड करने के लिए हमको क्या करना है? लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखना है। कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, जैसे आपका अल्ट्रासाउंड के लिए PCPNDT, तो PNDT एक्ट है, उसके लिए उसको फॉलो करना है। तो हमारी जो पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स, गाइडलाइन बनेंगी यूनिफॉर्म केयर के लिए, पॉलिसी तो बनेगी ना यूनिफॉर्म केयर के लिए कि हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या मेरे हॉस्पिटल में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता है तो इसके लिए भी तो अप्रूवल लेना पड़ेगा ना गवर्नमेंट अथॉरिटी से, उसके लिए कमेटी होती है। सो जो जो रिक्वायरमेंट हैं लीगलिटी की, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो PCPNDT हो, चाहे वो AERB की गाइडलाइन हो, राइट? तो वो लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं वो सारे हमको ध्यान में रखने होंगे। यूनिफॉर्म केयर हम तभी प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? एंड इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात होगी कि हम इन प्रोसेसेस को, जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो क्लिनिकल केयर पेशेंट्स को देंगे, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? क्लिनिकल पाथवेज। क्लिनिकल पाथवेज क्या होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी हम क्लिनिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप्स हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो इसमें स्टैंडर्ड में एक और बात हो रही है कि हम इसके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉलो करना है हमें, इसको हम शॉर्ट में STGs भी बोलते हैं। ये आजकल आप गूगल पे डालेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी गाइडलाइंस इजीली अवेलेबल है। जैसे स्ट्रोक के लिए क्या है, अगर कोई रेप विक्टिम आता है तो उसको क्या
क्या प्रोसेस है उसका ट्रीटमेंट का, ठीक है ना। डॉग बाइट का केस आता है, स्नेक बाइट का केस आता है, दुनिया भर की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन आप फॉलो कर सकते हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल गाइडलाइन भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेशनल भी बहुत सारी गाइडलाइन अवेलेबल है, जैसे सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेड होता है नाइस की गाइडलाइन, तो आप नाइस की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी प्रोसेस के लिए गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है, आप नहीं मिल रही है आपको गाइडलाइन, तो उसके लिए आप अपनी एक कमेटी बिठाइए, क्लिनिकल कमेटी कोई भी आप रखिए, उस कमेटी में आप प्रोटोकॉल डिस्कस करिए, उसको अप्रूव कराइए चेयरमैन जो भी कमेटी के हैं उनसे, और फिर इसको यूनिफॉर्म कर दीजिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सिमिलर, मतलब पूरे सेटअप में, पूरी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा। तो इस तरीके से करके भी आप डेवलप कर सकते हैं। सो क्लिनिकल केयर पाथवे जो हैं ये हमको डेवलप करने हैं बेस्ड ऑन STGs, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, और एज पर NABH स्टैंडर्ड्स 5th एडिशन, मिनिमम हमको पर ईयर कम से कम 2 पाथवेज मीन्स क्लिनिकल केयर पाथवेज डेवलप करने पड़ेंगे। इट्स ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। हर साल आपको, अगर आपकी इंस्पेक्शन लास्ट हो चुकी है और अगर आपकी इंस्पेक्शन होने वाली है 2 साल बाद, तो आपको 4 कम से कम क्लिनिकल पाथवेज शो करने होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए तो कम से कम 2 आपको क्लिनिकल पाथवेज शो करने होंगे, राइट। सो क्लिनिकल केयर पाथवेज भी आपको बनाने होंगे, मिनिमम 2 पर ईयर। अगर साल हो चुकी है आपको तो आपको इंस्पेक्शन, अगर आपकी 1 साल बाद फॉलो हो रही है तो 2 साल बाद फॉलो हो रही है तो 4 आपको ये मिनिमम है। मतलब आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इतना तो मिनिमम है कि आपको क्लिनिकल केयर पाथवे जो है वो डेवलप करने ही करने पड़ेंगे। अब जो क्लिनिकल केयर हमने सिमिलर पॉलिसी बना ली, यानी कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बना ली, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बना लिए, पाथवेज बना लिए, उसके बेसिस पे जो ट्रीटमेंट होगा वो कभी कभी अगर पेशेंट्स को डिफरेंट सेटिंग में भेजना पड़ता है, पेशेंट पहले ICU में था वो वार्ड में चला गया, या डिफरेंट स्पेशलिटी के पास भेजना पड़ रहा है, मान लीजिए आई स्पेशलिटी में भेजना पड़ रहा है, या पेशेंट को जनरल मेडिसिन डॉक्टर ने देख लिया, ना कि कार्डियोलॉजी ओपिनियन होना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मल्टी ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट को मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट केयर देनी है, मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, तो क्या करना है, जैसा आप पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था, प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिट्स होना चाहिए, जो चार्टिंग के थ्रू हो सकती है, या आपका जो भी मेथड है, हैंडओवर है, जो भी आप प्रोसेस फॉलो करते हो, ठीक है ना। रेफ़र किया है तो रेफ़र के लिए आपका क्या प्रोसेस है, अर्जेंट है या आपका रूटीन रेफरल है, उसके बेसिस पे आप ये रिकॉर्ड्स कर सकते हो। तो जब मल्टीडिसिप्लिनरी केयर हो रही हो, पेशेंट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो उसकी केयर करने में, तो क्या ध्यान रखना है आपको, तो वो केयर जो है वो कम्युनिकेट हो बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि अगर एक स्पेशलिटी को नहीं पता कि पेशेंट्स का पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या उसकी ये मेडिसिन अवॉइड करनी है, या ये ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है तो इसको ये मेडिसिन एडिशनल नहीं देनी है, तो मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए इन बिटवीन डिपार्टमेंट्स जो है वो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड
कभी कभी केयर नॉट ओनली डिपार्टमेंट्स, ये नहीं कि केवल डिपार्टमेंट्स के पीछे, कभी कभी हम पेशेंट्स की केयर के लिए हम क्या करते हैं, टेलीमेडिसिन का भी यूज करते हैं। टेलीमेडिसिन समझते हैं? टेलीमेडिसिन कभी कभी लिखने के चक्कर में मेरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन क्या होता है कि हम कोई सर्विस ले रहे हैं वो टेली के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि डॉक्टर्स कहीं दूर बैठा हुआ, वहाँ से वो या तो कोई रिपोर्टिंग करता है, जैसे कुछ रिपोर्ट से हम आउटसोर्स कराते हैं, तो बाहर से डॉक्टर ने सिस्टम के थ्रू रिपोर्टिंग कर दिया, या हमने कोई ओपिनियन लेना है डॉक्टर का, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी वीडियो कॉल के थ्रू, तो उसको हम टेली मेडिसिन फैसिलिटी बोलते हैं। तो अब तो कोविड जब आया तो कोविड के साथ साथ ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा चलन में आ गई। आजकल वीडियो पे कॉल पे आपकी कंसल्टेशन हो जाती है, पहले ये थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता था, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते थे, कहते थे नहीं डॉक्टर से मिलना है, लेकिन अब थोड़ा सा इसका प्रचलन बढ़ गया है। तो टेलीमेडिसिन इफ़ यू यूज, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को आपने अप्लाई कर रखा है, या आप फॉलो करते हैं, या आप किसी भी अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का, सीटी का, या आपका कुछ जगह ईसीजी, इन सब की रिपोर्टिंग के लिए टेलीमेडिसिन फैसिलिटी का यूज करते हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो आपको सबसे पहले तो एमओयू होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। डेफिनेटली हम कोई सर्विस आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस एग्रीमेंट में लीगल एस्पेक्ट्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की लूज ना हो, राइट? तो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी का भी उसमें ध्यान रखना है। तो जिसके साथ भी आप एमओयू कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, या जिसको टाई अप भी बोलते हैं, उनके साथ आपको अगेन सर्विस, या मैं बोल सकता हूं इनको क्वालिटी पैरामीटर्स, ये आपको उस एमओयू में मेंशन करना होगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है हमारे साथ जब आप काम करेंगे। तो क्लियर है? सो ये बेसिकली यूनिफॉर्म केयर की बात इसमें स्टैंडर्ड में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म केयर, राइट? क्लियर?